नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको बीच बीच में भारत की महान विभूतियों से रूबरू करवाते रहते हैं और इसी चरण में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे देश को विशेष योगदान देने के लिए जानी मानी हस्ती श्रीमती ओम कुमारी जी को हमने आमंत्रित किया है और हम जानना चाहते हैं उनके विचार कि पर्यावरण के क्षेत्र में वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं और अभी तक उन्होंने क्या क्या किया है और किन किन चुनौतियों का उन्हें इस क्षेत्र में सामना करना पड़ा, जिससे कि आने वाली भावी पीढ़ी भी इनसे प्रेरित होकर के पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्मुख हो। ओम कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। नमस्कार और प्रणाम दोस्तों जी, तो हम सर्वप्रथम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जो है विजिटर्स को आप बताइए कि आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा और किस प्रकार से आप इस क्षेत्र में आई। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मैं मूलतः प्रयागराज से हूँ और प्रयागराज से ही मेरी शिक्षा पूरी की है। मैंने बॉटनी से एमएससी की है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने एमएड किया है, जहाँ पर मुझे गोल्ड मेडल भी मेहनत के फल के स्वरूप मुझे मिला और प्रोफेसर यशपाल जी ने मुझे वो गोल्ड मेडल पहनाया था। तो बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है वो मेरा। उसके अलावा मैंने साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई भी इलाहाबाद से ही करी है। इलाहाबाद की बहुत सारी स्मृतियां हैं। पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर मुझे जॉब मिली। तकरीबन 5 सरकारी नौकरियों को छोड़ना पड़ा। यहाँ पे पड़ा शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए करूँगी क्योंकि शिक्षा के फील्ड में था। एज अ बायोलॉजी लेक्चरर ये जॉब्स लगी थी और जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि चूँकि हमारा यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, बहुत ही फिक्स्ड है और जिसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीरस भी है, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, स्पोर्ट्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। वही लिमिटेड सिलेबस है जो कि जाके बच्चों को पढ़ाना है और वही नीरस दिनचर्या। तो और मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कुछ नया और मल्टीपल डायरेक्शन में काम करने का हमेशा से मुझे शौक़ रहा है। तो बुलंदशहर में भी मैंने जॉब ज्वाइन करी है और यहाँ पर भी करी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे छोड़ना पड़ा और उसका रीज़न यही था कि मैं समाज को कुछ अपना बहुत अच्छा बेस्ट नहीं दे पा रही थी और मुझे लगा कि मैं कोई दूसरी दिशा में अगर कोशिश करूँगी तो मैं बहुत अच्छा कुछ अपने समाज के लिए कर पाऊँगी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो इस दौरान आपका पर्यावरण क्षेत्र में अभिरुचि किस प्रकार से डेवलप हुई? आप इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाने के लिए निर्णय लिया आपने, तो कुछ ऐसा कारण रहा होगा, कुछ ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी होंगी जिसने आपको प्रेरित किया होगा इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, तो क्या हम जान सकते हैं वो क्या था? पर्यावरण के क्षेत्र में जैसे कि मैंने बताया कि मैं मूलतः प्रयागराज से हूँ, तो जब मैं छोटी थी बचपन में सभी परिवार वाले जाते थे कि गंगा स्नान करेंगे, स्वच्छ निर्मल गंगा माँ के स्नान के लिए हर कोई वहाँ पे जाते रहते थे। मैं बहुत छोटी थी और मैं किनारे बैठ के देखती थी लोग कितनी गंदगी करते थे और जो साफ़ सुथरा गंगा का जल होता था उसमें लोग कपड़े धो रहे हैं, सोप से नहा रहे हैं, सोप निकाल के सोप का कवर उसी में फेंक दे रहे हैं। जी जी जी। और अपने शरीर की सारी गंदगी, मन के मैल धोने जा रहे हैं और तन का मैल जो है वो गंगा में विसर्जित कर रहे हैं। तो देख के बड़ा मन खिन्न हो जाता था और यहाँ तक कि जब मेरी माँ मुझे बोलती थी कि आके तुम भी नहाओ या स्नान करो, तो मैं मना कर देती थी। और तब ये विचार आया कि तब मैं छोटी थी काफ़ी, तो मुझे लगा कि आगे आने वाले समय में अगर ईश्वर ने चाहा तो मुझे ज़रूर इस दिशा में कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं पर्यावरण के स्वच्छता में एक अपनी अहम हिस्सेदारी निभा पाऊँ। और इसी विचार को रखते हुए मैंने जब ये अपनी सभी सरकारी नौकरियां छोड़ी तो मैंने एक अपनी छोटी सी एक संस्था बनाई थी और काम तो मैं बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन 2016 में मैंने चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना की थी और जिसका नाम चैतन्य इसीलिए रखा था कि सो दैट आप आत्मा की सुनो, आत्मा की जो चेतना है उससे ये शब्द निकल के आया और कोशिश है और हम लोग लगे हुए हैं कि उसी चेतना को ध्यान में रखते हुए अपना सभी कार्य समर्पित करें। जी जी। तो इस दरमियान आपको जो है कोई एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर गाइड किए होंगे कुछ ऐसी महान विभूतियाँ जिनको आप मानते हैं कि उनके आदर्शों पर चल करके आप कुछ इस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेंगे, तो क्या आप उल्लेखित कर सकती हैं कि वो कौन महान विभूतियाँ जिन्होंने आपको इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा का कार्य किया? जी अंकित जी, आपको बताऊं कि मुझे डॉक्टर APJ कलाम जी बहुत इंस्पायर करते हैं। उनका काम करने का तरीका, उनका डेडिकेशन, उनका पैशन, यहाँ तक कि आखिरी वक्त पे भी वो स्पीच देते हुए इस दुनिया को अलविदा कह के गए, तो वो बहुत एक मिसाल है और वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। इसके अलावा पूर्व DGP श्री सुलखान सिंह जी
की जो ईमानदारी, निष्ठा और काम करने का तरीका जो कि बहुत नज़दीक से मैंने उनको देखा है, तो वो उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे तमाम विरोधों के बावजूद, बार-बार ट्रांसफ़र हो जाने के बावजूद आप अपने ही अडिग रह करके आप पूरी निष्ठा से देश सेवा करते तो हैं। पर्यावरण क्षेत्र में भी क्या सुलखान सर का कुछ योगदान दीप्यमान हुआ है? जी, पर्यावरण क्षेत्र में सुलखान सर से प्लांटेशन और पर्यावरण को लेके काफ़ी सजग रहते हैं और उनके अलावा डॉक्टर राजशेखर सर जो कि अभी लखनऊ में एमडी परिवहन रहे थे, जी, जी, जी। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया गौरैया बचाओ से संबंधित या वृक्ष लगाओ या पर्यावरण की सफाई से संबंधित जी। मेरे कार्यक्रम में भी वो आया, उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन दी। अभी जैसे कानपुर में वो अतुल्य गंगा मिशन या गंगा परिक्रमा या नमामि गंगे में उनका अहम योगदान है और बहुत ही आगे बढ़ करके उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया है कि वो निर्मल गंगा को स्वच्छ कर पाए। जी, जी। ठीक है, इसी क्रम में हम जानना चाहते हैं ओम जी कि आपका एनजीओ किन-किन सेक्टर्स में काम कर रहा है? किन-किन क्षेत्रों में आपसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं? क्या आप एलेबोरेट कर सकती हैं इसके बारे में? जी, बहुत सारे लोग अंकित जी पूछते हैं कि किसी एक विशेष कार्य को समर्पित होगी आपकी संस्था, लेकिन पर्टिकुलरली मेरा ऐसा कोई एक विज़न नहीं है कि मैं सिर्फ़ एक मुद्दे पर काम करती हूँ। कोशिश ये रहती है, जैसे भी हमने अपना वो एक स्लोगन भी बनाया है कि आओ मिलकर खुशियाँ बाँटें। तो कुछ ऐसा करें कि खुशियाँ आएँ, वो चाहे वो पर्यावरण को संतुलित करने में हमारा योगदान हो, चाहे वो महिलाओं को हम एजुकेट करें, एम्पावर करें, उनको एम्प्लॉयमेंट दें, या फिर अगर जैसे हमारी संस्था है कि बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है, सीतापुर, बहराइच या बाराबंकी के गाँव में, तो हम लोग जा कर के वहाँ पे राशन वितरण या कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बारिश के मानसून के मौसम में हम लोग प्लांटेशन करते हैं। उसके पहले गर्मियों के मौसम में या कह सकते हैं साल भर हम लोग गौरैया बचाओ, गौरैया संरक्षण से संबंधित लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना योगदान दें इस दिशा में। उसके अलावा हमारी संस्था ब्लड डोनेशन कैंप्स कराती है और उसका मोटिव यही है कि जो भी नीडी लोग हैं और सडनली जब कोई अपना जा कर के अस्पताल में बिस्तर में आखिरी सांसें गिनने लगता है, तो लगता है कि कहीं से भी वो ब्लड कहीं से भी मिल जाए, तो इस मोटिव को लेकर के हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स कराना शुरू किया, सो दैट हमारे पास डोनर कार्ड्स हों या डोनर्स और हम अवेलेबल करा पाएँ और जान बचा पाएँ। ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में भी आपका अभिरुचि है कार्य? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी इस साल हम 2 ब्लड डोनेशन कैंप्स करा चुके हैं। और उसके अलावा अगर बात करें, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से हमने रॉ राशन वितरित किया है और उंगलियों पे नहीं गिन सकते, ईश्वर की कृपा है कि अनगिनत परिवारों को हमने राशन जा करके पहुंचाया है उनके स्थानों पर। जी, जी। उसके अलावा मल्टीपल डायरेक्शन में काम है, जैसे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं काउंसलिंग करती हूँ। कोविड के दौरान जब मैं खुद बीमार थी, तब मैंने फ़ोन पर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को डाइट चार्ट वगैरह दिए, उनको डाइट थेरेपी के लिए उनको बताया, प्रोत्साहित किया। इसके अलावा वेबिनार्स के माध्यम से भी लोगों को ईव टीजिंग या जेंडर इक्वालिटी के फील्ड में लोगों को मोटिवेट करना, उनको जागरूक करना, स्कूल की गर्ल्स को इन बारे में बताना। तो इस तरह से जो भी हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। स्लम की लेडीज़ हैं जिनको हम लोग मेंटल एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अपना अभियान चलता जा रहा है और कोशिश ये है कि हर दिशा में हम लोग अपना थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। अच्छा, गौरैया के हित के लिए आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और कुछ विशेष प्रेम है आपको जो है पैरों से? हाँ, मुझे एक्चुअली मैं बहुत शुरू से ही बर्ड्स और एनिमल्स लवर रही हूँ। बहुत छोटी थी तो मैं प्रयागराज में अपने घर के बाहर जितने भी एनिमल्स या बर्ड्स होते थे, उन सबको मेरी ये कोशिश रहती थी सबको अपने घर ले आऊँ और उनको खिलाऊँ पिलाऊँ। या जैसे कोई भी छोटे बच्चे हैं, किटेंस हैं या पपीज़ हैं या बर्ड का छोटा बच्चा है, तो उनको मैं लाके पर्सनली उनकी केयर करना, और आप यकीन नहीं करेंगे उस केयर में मैं बहुत बार अपने क्लासेस भी बंक कर देती थी। मेरे पास एक छोटा सा पैरट था जिसकी वो बहुत छोटा सा था, उसकी केयर करनी होती थी, तो मैं अपने क्लासेस भी अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि नोट्स आप कॉपी कर लेना, और मैं आ जाती थी क्लास बंक करके। तो ये इस तरह का प्रेम रहा है और वहीं से ये शुरू हुआ कि जब धीरे धीरे हमारे आंगन में पहले गौरैया आती थी, हमारी माँ दाना डालती थी खाना बनाने के दौरान, तो गौरैया आके चहचहाती थी। और हम सबको पता है कि गौरैया की जो आवाज़ होती है वो इतनी सूदिंग होती है कि आपका जो जितना भी मेंटल स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ कर देती है। तो स्ट्रेस बस्टर भी है ये गौरैया। और हम सब जानते हैं कि गौरैया पॉलिनेशन में कितना इम्पोर्टेंस है वो फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में,
क्योंकि अगर हम इंसान कोशिश करें कि बीज का डिस्पर्जल करें तो वो इतना फास्ट, इतना रैपिड नहीं कर सकते। उतना इम्पैक्टफुल एग्जैक्टली। और गौरैया के पंजों से या चोंच से चिपक करके जो बीज, जो दाने इधर उधर स्प्रेड होते हैं, उससे कितना अच्छा पॉलिनेशन होता है। तो ये वहीं से लगा कि गौरैया के संरक्षण के बारे में हमें सोचना चाहिए। बहुत तेजी से गौरैया की संख्या में कमी हुई है। जी जी, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा है। आप जो है इसके लिए आपने एक बर्ड हाउस भी कुछ प्लान कर रखा है, वो क्या है, थीम क्या है उसका? हम लोग अभी इस समय ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं बर्ड हाउसेस बनाने की, और कोशिश ये रहेगी कि वो बर्ड हाउसेस बना करके हम लोगों को, जो सक्षम है उनको गिफ्ट करें, जो सक्षम नहीं है उनको हम गिफ्ट करें, और जो सक्षम है वो हमसे नॉमिनल प्राइजेस में हमसे ले, सो दैट जो लड़कियां इसको बनाएंगी उनको वो फाइनेंशियल हेल्प पहुंचा पाएँ। और बर्ड्स जब हर घर में बर्ड हाउसेस पहुंचेंगे, आप लगाएंगे, आप यकीन मानिए आप लगाएंगे और विद इन 3 मंथ्स स्पैरो आना शुरू हो जाएंगी। मैंने अपने घर में 3 बर्ड हाउसेस लगाए हैं, उन सब में नेस्ट हैं और सब में स्पैरो ने बच्चे दिए हैं। जी जी। तो उनकी संख्या बढ़ाइए और बर्ड हाउसेस जरूर लगाइए। बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस पर अमल करेंगे और ऐसा करेंगे, और उनकी चहचहाहट आपके मन को उल्लासित करेगी, और इसको एक बार करके देखिए ज़रूर। हाँ जी, आगे हम जानना चाहते हैं कि अभी आपको कोविड वॉरियर से संबंधित कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, और भी बहुत सारे पुरस्कार आपको अर्जित होते रहते हैं, जिससे कि आप लखनऊ में लाइमलाइट में बनी रहती हैं अक्सर। तो आपको कौन कौन से ऐसे विशेष सम्मान जो है यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं? वैसे हालांकि आपको बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं ऐसे? जी अंकित जी, ये मेरा सौभाग्य कह सकते हैं हम कि ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैं कुछ अच्छा काम करके जाऊं। ईश्वर ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है कि मैं अपना समाज को कुछ तो अपना दे के जाऊँ बेस्ट। तो हाँ, कह सकते हैं करीब 600 के आसपास अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें जो कुछ हैं जो मुझे, मतलब हालांकि हर सम्मान अपने आप में अहमियत रखता है, क्योंकि सम्मान मिलते ही हमें प्रोत्साहित करने के लिए या कि हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए, जो कि दोगुना ऊर्जा संचार करता है हमारे अंदर कि हम और अच्छा कर पाएँ अपने संसाधनों से। तो उसमें एक 2019 में इंटरनेशनल वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे मिला था। वो बहुत ही इंस्पायरिंग था। वहाँ पर स्टेज पर हम सबकी स्टोरीज चलाई गई थी, जो कि जिसमें 11 NRI वीमेन थी, और इंडिया में हर स्टेट से एक लेडीज़ को सेलेक्ट किया गया था। तो वो बहुत अच्छा था। उसके अलावा शख्सियत लखनऊ सम्मान लखनऊ महोत्सव में मुझे मिला। BJP NGO प्रकोष्ठ की तरफ से 2 नारी सम्मान मुझे मिल चुके हैं, अवध सम्मान, सावित्री बाई फुले सम्मान, और वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड दिल्ली में मुझे मिला था एक और। तो इस तरह से कुछ ऐसे सम्मान हैं जो सच में और अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जी, और कोविड से संबंधित अभी हाल ही में आपको सम्मानित किया गया था, वो किस क्षेत्र के लिए था? आपका क्या योगदान रहा है कोविड के अगेंस्ट लड़ाई में? जी, कोविड के समय में जितना एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने समझा कि इंसान मानसिक रूप से बहुत टूट गया था, क्योंकि वो मीडिया में देख रहा था, न्यूज़ में देख रहा था, समाचार पत्र में सिर्फ एक ही बात होती थी, कोविड कोविड और कोविड, और कोविड से मरने वालों की संख्या। तो उस समय उनको मानसिक रूप से मजबूती देना भी बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने कंटिन्यूसली वेबिनार्स के माध्यम से काउंसलिंग करी लोगों को डाइट्स बताए कि क्या ऐसा खाएं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और आप में उस वायरस का इन्फेक्शन ना आए, अटैक ना आए, सो दैट आप फिट रहें। और उसके अलावा कंटिन्यूस जिस दिन से कोरोना वायरस यहाँ पर हमारे इंडिया में आया, हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया है, राशन पहुँचाया है सभी नीडी परिवारों के घरों में, और काफ़ी दूर दूर यहाँ तक कि लखनऊ के बाहर जा कर के भी हमने वो राशन पहुँचाया है। उसके अलावा करीब 40 दिन हमने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा अपनी संस्था की तरफ से दी है। इसी दौरान हमने प्लांटेशन भी किए हैं, क्योंकि जब हमने सब देखा कि ये पूरी जो कहानी है ये ऑक्सीजन को लेकर के हो रही है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इंसानियत एकदम पतन में चली गई है, और लोगों का मनोबल ब्लैक मार्केटिंग के लिए आसमान तक छू रहा है कि कैसे मनी मेकिंग करनी है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने प्लांटेशन भी किए, लोगों को ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर्स अवेलेबल कराए अपने संसाधनों से, अपने फंड से। तो जितना हमसे हो पाया हमने किया और हम कर रहे हैं। जी जी। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लीड भी किया था स्वयं भी, वृक्षारोपण महाकुंभ, और उसमें हमने कीर्तिमान भी स्थापित किया, एक ही दिन में सर्वाधिक मात्रा में वृक्षारोपण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी वो शोभित है। तो आपकी संस्था का क्या इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है?
जी बिल्कुल। पर्सनली मैं पिछले 7 सालों से प्लांटेशन कर रही हूँ। हर तरह के प्लांट्स हमने लगाए हैं, बड़े फलदार, छांवदार, हर तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हमने लगाए हैं। और इस बार भी हम कंटिन्यूअस प्लांटेशन कर रहे हैं जैसे ही गर्मी का मौसम ख़त्म हुआ है। और उसमें हमारे डीएफओ सर डॉक्टर रवि कुमार सिंह भी बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं, उनका सहयोग रहा। उन्होंने हमें सरकारी नर्सरी से हमें प्लांट्स अवेलेबल कराए हैं। और हम लोग आई थिंक हफ्ते में 2 से 3 दिन हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, या कभी कभी हफ्ते में हमने 5-5 दिन कंटिन्यूअस प्लांटेशन किया है। और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने के लिए दोस्तों मैं ये अपील ज़रूर करूँगी कि कोशिश रहे, जैसे कि कनाडा और अमेरिकन सर्वे स्टडीज़ से हमें पता चला है कि किसी भी अगर रिवर के किनारे, पॉन्ड के किनारे, नदी, पानी के किनारे आप पौधे लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जैसे कि हम पेड़ एक काट देते हैं और लेकिन वो पेड़ खत्म हो जाता है, लेकिन जब एक छोटा पेड़ लगाते हैं उसको बड़ा होने में बहुत साल लगते हैं। तो क्यों ना हम पेड़ को ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे वो नीचे से अंडरग्राउंड वाटर उसको मिलता रहे और वो बहुत तेजी से ऊपर को बढ़े। नीचे से आप प्लांट्स की छटनी कर दीजिए, वो ऊपर निकल जाए, और आप पास पास भी पेड़ लगा सकते हैं। तो हम लोग प्रायोरिटी लेवल में नदी के किनारे प्लांटेशन करते हैं। जी, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे एनजीओ आपकी तरह कार्य कर रहे हैं और सरकार ने भी बहुत सारे वृक्षारोपण कराए, लेकिन अगर देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा उन वृक्षों की बहुत ही नगण्य रही है। 1 से 2% वृक्ष भी बचते हैं। तो फिर उसका फायदा क्या है कि अगर आप वृक्ष लगा रहे हो तो अगर वो बचे ना, तो आप अगर वृक्ष लगा रहे हैं, अन्य जगहों पर लगा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की क्या उपबंध करते हैं? किस प्रकार से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि वो वृक्ष भविष्य में जाकर के फलदायी वृक्ष बनेंगे? देखिए, प्लांटेशन करने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि आप प्रोटेक्टेड एरिया में प्लांटेशन करें, कि सो दैट जो स्ट्रे एनिमल्स हैं रोड वाले वो उसको खा ना जाए। और दूसरी बात है कि उनको पानी मिल पाए, प्रॉपर उनकी केयर हो पाए। तो इसलिए कवर्ड एरिया में प्लांटेशन हमेशा करना चाहिए। मेरी संस्था पिछले 5 सालों से एलडीए के साथ मिल करके भी प्लांटेशन हम लोग करते हैं। विभिन्न लखनऊ शहर के विभिन्न पार्कों में और प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हमने प्लांटेशन कराया है। हमने 2-3 ऐसे पार्कों में प्लांटेशन कराया है जो पूरे सूखे पार्क थे और वो नए कर दिए हमने पूरे प्लांट लगा करके। जी, उदाहरण स्वरूप कुछ आप बता सकते हैं? जी, एक तो बिजनौर रोड पे एक पार्क है जो कि सिर्फ एक वो मिट्टी का मैदान था, हमने उसको हरा भरा हरियाली वाला उद्यान बना दिया। और उसके अलावा सीतापुर रोड त्रिवेणी नगर में भी एक पार्क था जो कि एकदम सूखा था, और हमने वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए। तो और उसका फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पौधे लगा के चले आते हैं और दोबारा अगर आप उसको पलट के नहीं देखते तो उस प्लांटेशन का कोई यूज़ नहीं होता। आप उसको पलट के जाके उसका फॉलो अप करें कि उसको प्रॉपर पानी मिल रहा है या नहीं, या और कोई इसमें दिक्कत, कीड़े उसमें तो नहीं लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। आगे हम जानना चाहते हैं कि आप जब इस जनकल्याण क्षेत्र में आए तो जैसा कि होता है कि जब हम कुछ भी नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भावी समय में और भी बहुत सारे लोग पर्यावरण के क्षेत्र में आना चाहेंगे, आ रहे होंगे, कुछ ने कदम रख दिया होगा। तो क्योंकि आपका एनजीओ काफ़ी पुराना है, कई वर्षों से आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो शुरुआत में जब आपने कदम रखा था तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और उनको आपने किस प्रकार से टैकल किया? जी, सबसे बड़ी चुनौती अगर देखा जाए सामाजिक कल्याण में, सबसे बड़ी चुनौती आती है आपके फंड्स की। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आप अपने लेवल पे अपने खुद सक्षम हैं, तब तो आप अच्छे से समाज सेवा कर सकते हैं। अदरवाइज कोई आपको एक बार हेल्प करेगा, मैक्सिमम 2 बार हेल्प करेगा, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। तो वो संसाधन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आज की दुनिया में अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप दूसरों को मदद नहीं पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले जो भी नीडी है उसकी एक उम्मीद बन जाती है, और उस उम्मीद से अगर वो आपसे मदद मांगते हैं और आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं तो वो भी मायूस होता है, और आपको भी बहुत ही मानसिक अशांति होती है कि उस इंसान ने मुझसे हेल्प मांगी और मैं नहीं कर पाई। तो पर्याप्त फंड्स होने बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे हम लोग स्लम में जाते हैं, उन लोगों को फ्री में सामान लेने की आदत पड़ जाती है। हमने सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने ले लिया, बस वहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। जबकि हमारा ये मोटिव होता है कि हम उनको कुछ सिखा पाएँ, एजुकेट कर पाएँ, सो दैट वो खुद अर्न कर पाएँ। लेकिन वो चीज़ उन महिलाओं को जो कि एजुकेटेड नहीं है, बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है। और अभी कोविड टाइम में ये भी समझाना बहुत मुश्किल है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, रोज़ नहाएं, हैंड वॉश करें, अपने नाक और मुंह को कवर रखें। ये सारी चीज़ें बता पाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और लोग नहीं सुनते। मतलब उनका माइंड ही नहीं है उस तरह का, उनका विजन ही नहीं है।
और उसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप बाहर निकलते हैं फील्ड में। एम्बुलेंस चलाने के दौरान एक एक्सपीरियंस रहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो ऊपर का किट था वो बस्ट कर गया, फोर्स से ऑक्सीजन निकली, तो वो ईश्वर की कृपा थी कि कोई एक्सीडेंट मिसहैप नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सडनली एक सिलेंडर खत्म हुआ, तुरंत इमीडिएटली दूसरा लगाना है। तो इस तरह का पूरा आपको अपना नेटवर्क बना के रखना पड़ता है। बहुत बार लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है, लोगों को लगता है कि इनका अपना पर्सनल हित है कोई, इसलिए ये कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो भी अपने घर से बाहर अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके कुछ अच्छा करने का जज्बा लेके बाहर निकल रहा है, तो उसके अंदर कुछ तो है, वो एक कीड़ा जरूर है कि अपने घर और परिवार के अलावा किसी दूसरे के लिए भी कुछ किया जाए। तो मेरी अपील है लोगों को कि प्लीज़ आपस में कोऑपरेट करें, सहयोग करें, सो दैट ज़्यादा अच्छा से अच्छा हम कर पाएँ। जी, तो फिर आपका फंडिंग का स्रोत क्या है? सरकार के द्वारा आपको क्या, कहाँ तक लाभ प्राप्त होते हैं आपके एनजीओ का, आपकी संस्था को? वित्तीय अनुदान जैसे अन्य एनजीओ को मिलते रहते हैं, तो आपको भी कुछ सरकारी अनुदान प्राप्त होता होगा कि, तो क्या उससे आपको कुछ मदद मिलती है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। मेरी संस्था रजिस्टर हुई थी 2016 में, और अभी नवंबर में मेरी संस्था को 5 साल हो जाएंगे, और हमारा अभी ATG-12 रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और सरकार से किसी भी तरीके की आज तक एक भी सहायता मुझे नहीं मिली है। हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे ही ये जो भी सामाजिक हित के कार्य करते हैं वो हम कर रहे हैं। हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं मिस्टर RK सिंह, जो कि मरीन इंजीनियर हैं, हस्बैंड हैं मेरे वो। हम लोग का अपना एक कॉन्सेप्ट था शुरू से ही कि हम लोग, हमारी जो भी अर्निंग थी उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट हम हर महीने निकालते हैं, और उससे हम लोग ये कार्य करते हैं और अपनी खुशी और संतोष के लिए करते हैं। शायद अपने कर्मों का हम एक रजिस्टर तैयार कर रहे हैं जिसको ऊपर लिखा जा रहा है। और उसके अलावा कुछ और हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि लखनऊ से बाहर रहते हैं, वो समय समय पे हमें सहयोग करते रहते हैं। और बाई चांस ये सभी मर्चेंट नेवी फील्ड से हैं, जिसमें मृत्युंजय पात्रा जी हैं, मनीष सिंघल जी हैं, हितेंद्र बिंदोरिया जी हैं, राम निवास जी हैं, प्रदीप कुमार चौधरी जी हैं, प्रमोद कुमार चौधरी जी हैं, और प्रदीप कुमार हैं। तो ये आप सब लोग का बीच बीच में हमें सहयोग मिलता रहता है। और सहयोग, एक्चुअली सामाजिक संस्था जो है वो सहयोग से, कंट्रीब्यूशन से चलती है। अकेले बहुत लंबे समय तक चीज़ें कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और जो लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, समझ लीजिए कि वो भी, अगर आपके द्वारा एक वृक्ष लगाया जा रहा है और उस पर 400 पंछी जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको भी इसका कंट्रीब्यूशन निर्धारित है कि देगी ही। बिल्कुल। और इसीलिए बढ़ चढ़ करके सभी लोगों को पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग कर रहे हैं उनका ही सहयोग करिए, है ना? तो वो भी आप इनडायरेक्टली आप जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं और प्रकृति प्रेम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ओम जी, हम जानना चाहते हैं कि अभी आपकी जो कार्यरत योजनाएं हैं या फिर जो भावी योजनाएं हैं वो क्या क्या हैं, और उनसे आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, ताकि हमारे जो विजिटर्स हैं, जो इच्छुक हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी अंकित जी, अभी जो भावी योजनाओं में जो अभी चल भी रही हैं और उसको आगे भी बढ़ाने की योजना है हमारी संस्था की। पहला तो जो मेन मुद्दा है आधी आबादी, विमेन, क्योंकि वो किसी भी घर का एक पिलर होती है, तो उसके लिए सोचना पहले बहुत ज़रूरी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मिशन शक्ति पिछले काफ़ी समय से ये एक कैंपेन चला रखा है और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमारी संस्था भी उस चीज़ को फॉलो कर रही है। हम लोग लेडीज़ को एम्पावर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और कोशिश करें कि उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ। इसी उसमें अंकित जी आपको मैं बताऊँगी कि पिछले कुछ दिनों में हमने कई महिलाओं को छोटे रोजगार दिए, जैसे कि उनको छोटी सी शॉप लगा करके दी, एक छोटी दुकान लगा दी उनको, और उसमें सामान भर के अपने फंड से हमने दे दिया, सो दैट वो उसको जब सेल करेंगे, बेचेंगे, और उससे जो अमाउंट आएगा वो रखेंगे, उससे अपना थोड़ा खर्चा निकालेंगे और फिर फर्दर वो सामान खरीद के अपने दुकान में भर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया मिशन की तरह आपने उनको बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी बात है। उसमें कोशिश ये रही कि जो कुछ विधवा महिलाएं थी उनको ये हमने कराया, जिनके घर का मजबूत पिलर चला गया, तो उनको हमने ये सपोर्ट किया। और अभी भी ये हमारी कोशिश है, हम लोग के अभी 2 ग्रुप्स चल रहे हैं लेडीज़ के। चैतन्य निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र नाम से मैंने चलाया है अभी। एक ग्रुप है जिसमें करीब 80 महिलाएं हैं। किससे संबंधित है ये, और इसमें क्या? कौशल विकास से संबंधित है। कुछ ऐसा हम उनको सिखा रहे हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन का वर्क है या क्राफ्ट एंड आर्ट वर्क है, एनवलप्स बनाने, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो बनाएं और उसका मटेरियल हमारी संस्था उनको प्रोवाइड करती है।
वो स्किल डेवलप करें, हम उनको सिखाते हैं, वो बनाएंगे और फिर उसको सेल करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो उनके पास जाएगा। तो क्या स्किल इंडिया मिशन से कोलैबोरेटेड है? स्किल इंडिया मिशन से कोलैबोरेटेड है? नहीं, अभी तो क्योंकि इस फील्ड में मुझे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस फील्ड में मुझे अभी बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं पता है कि कैसे उस पर कोऑर्डिनेट करना है। तो अभी हम लोग इंडिविजुअली इसको चला रहे हैं और साथ में कोशिश है कि जो भी गरीब बच्चियां हैं जिनको अपने घर से दूर जाना पड़ता है, स्कूल वगैरह जाने में उनको दिक्कत है ट्रांसपोर्ट की, तो हम लोग उनको साइकिल प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि उनको कन्वेंस की दिक्कत ना हो। और कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनको स्टिचिंग अच्छे से आती है जिससे वो कुछ अपना अर्न कर सके मनी, तो हम लोग उनको सिलाई मशीन भी प्रोवाइड करा। कई महिलाओं को मैंने कराया है और कंटिन्यूसली हमारे प्रोजेक्ट में चलता है कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कि वो फर्दर अपना अर्न कर पाए। हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं रहता कि हमने दे दिया और वहीं पे बात खत्म हो गई। जी 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 जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपकी योजनाओं को जान करके। और अगर कोई भी मित्र पर्यावरण के क्षेत्र में या किसी भी मानव उत्थान जन कल्याण के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं और इच्छुक हैं और उन मैम की संस्था से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनके संपर्क सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। और इन्हीं के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद मोम जी आपका। जी अंकित जी, विदा लेने से पहले मैं एक बात सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि ईश्वर ने और समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, क्योंकि खाते तो हम 2 वक्त का खाना ही है, हम डायमंड या गोल्ड नहीं खाने लगते हैं, पहनते हम कपड़े ही हैं। तो काफ़ी कुछ हमें ईश्वर और सोसाइटी ने दिया है। अब ये वक्त है कि हम इस दुनिया से विदा लेने से पहले कुछ वापस दे जाएं, कुछ पे बैक करके जाएं, कुछ अपने कंधों पे उधार लेके ना जाएं समाज और ईश्वर का। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चल रहे हैं और फिर जाते समय एक बार मैं कहूँगी, आओ मिलकर खुशियाँ बांटें। और बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते रहिएगा और हम जल्द ही आपके साथ उपस्थित होंगे एक नई महान विभूति के साथ। नमस्कार।